इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात के साथ हाजिर है, लेकर मैं हूं आज आपके साथ आरती और मैं हूं आपके साथ अरुणेश। और भाई जैसे कि आपको बताया ही है हमने कि ऐसी नई नई तकनीकें लेके आना चाहते हैं, उनके बारे में आपसे बताना चाहते हैं ताकि आपकी जो खेती बाड़ी है भाई बहुत अच्छे से फले फूले और हम जो आप अन्नदाता हैं हम तक बहुत अच्छा और हेल्दी अनाज जो है वो पहुंचाते हैं। बिल्कुल आरती, और इसी कड़ी में आज का जो हमारा विषय है वो हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है खरीफकालीन फसलों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। और ये बारिश का मौसम है आरती, तो जाहिर सी बात है कि ये विषय बेहद प्रासंगिक है। और इस पर चर्चा करने के लिए, हमें सलाह देने के लिए, हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए जो विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर राज सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। तो क्यों ना आरती अब हम अपने किसान भाइयों के लिए वो फोन नंबर बता दें जिसमें वो हमें सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार है ना डॉक्टर साहब? जी हाँ, नमस्कार। बिल्कुल स्वागत आपका कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। और शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। आप जानते ही हैं फोन इन कार्यक्रम है, तो भाई आपकी शिरकत किए बिना ये कार्यक्रम थोड़ा अधूरा रहेगा। और हमें पता है जो जमीनी स्तर पर जो परेशानियां आती हैं वो हमारे किसान मित्रों को आती हैं। तो आप क्या क्या परेशानियां खरीफ फसलों में जो खरपतवार को लेकर आप जूझ रहे हैं उन परेशानियों से, तो उनको आज आप पूछ सकते हैं। उनसे जुड़ी कोई भी समस्या है पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब उनको सुलझाएं, उनका समाधान आप तक पहुंचाएं। तो जरिया क्या है आपको बता देते हैं। 2 जरिए हैं, एक आप फोन कर सकते हैं और एक आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारा फोन नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का स्टडी कोड, इसके बाद 23421608। और इसके अलावा हमारे किसान मित्र हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जल्दी से नोट कीजिए, 9868868753। डॉक्टर साहब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी प्रश्न से करते हैं। देखिए हम वैसे तो हमारे किसान की बात कार्यक्रम में आपके माध्यम से भी और भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से बहुत भली भांति हमारे किसान मित्र परिचित हैं कि खरपतवार क्या होता है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो नित नए जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम के साथ, और साथ ही साथ ऐसे किसान मित्र भी हैं जो जिनकी युवा पीढ़ी भी आगे आ रही है। तो एक जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो चीजें समझ में आती हैं तो वो थोड़ा उसका प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव क्या है, समझ में आता है। तो आप बताएं खरपतवार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ये? देखिए, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो हम अपने खेत में फसलें बोते हैं, जिनमें चाहे अनाज वाली फसल हो या दलहन या तिलहन फसल हो, इनके अलावा इन फसलों के साथ खेत में जो पौधे उगते हैं, यानी कि स्वतः उग जाते हैं, जिनकी हम बुवाई नहीं करते, तो वो खरपतवार होते हैं। ये खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। किसान भाइयों ने भी देखा होगा खेत में, एक तो ऐसे खरपतवार पौधे जिनकी पत्ती नुकीली होती है, जिसमें दूब, घास आता है, बरटा, ये काफी ऐसे खरपतवार हैं जिन्हें नुकीली पत्ती वाले होते हैं। दूसरे खरपतवार जिनकी चौड़ी पत्ती होती है, यानी कि अगर किसान भाई खेत में जाके देखेंगे तो उनकी पत्ती की चौड़ाई ज्यादा होती है। उनका जो वेन सिस्टम है, जो पत्ती का जो सिस्टम है, वो पैरेलल नहीं होता, जबकि नुकीली जो पत्ती वाले हैं उनमें पैरेलल होता है, इसमें ये छटा हुआ होता है। तीसरे जो खरपतवार है वो सेजिज होते हैं, जिनमें मोथा आता है, खासतौर से मोथा, क्योंकि मोथा बहुत खतरनाक खरपतवार है। और खतरनाक इसलिए है कि इसका जो नया पौधा उगता है वो बीज से तो बनता ही है, उसके साथ साथ इसकी जड़ में गांठें होती हैं, ट्यूबर होते हैं। अगर किसान भाई इसको ऊपर से काट दें तो जो ट्यूबर है उससे फिर नया पौधा बन जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी कोई खरपतवार को नियंत्रित करे, उससे पहले ध्यान रखे कि हमारे खेत में किस किस प्रकार के खरपतवार हैं, वो नुकीली पत्ती वाले ज्यादा हैं या चौड़ी पत्ती वाले ज्यादा हैं या सेजिज है, क्योंकि उसी के हिसाब से अगर उनके नियंत्रण की विधियां अपनाएंगे तो किसान भाइयों को ज्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अभी आपने 3 प्रकार के खरपतवार बताए। अब जैसा कि जानते हैं आप कि आजकल बारिश का मौसम है, तो इस मौसम में कौन कौन से वो खरपतवार होते हैं और उन पर नियंत्रण कैसे करें? देखिए, बारिश के मौसम में सभी जगह
नमी की कोई कमी नहीं होती, पर्याप्त मात्रा में नमी होती है। इसलिए इस मौसम में खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है। जो रबी ऋतु में खरपतवार उगते हैं उनके मुकाबले खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है। जहां तक खरपतवारों की बात है, अगर हम धान की फसल में देखें तो उसमें एक खरपतवार है जिसको इकोनाकोला क्रसगाली बोलते हैं या बल्टा बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा होता है और वो नुकीली पत्ती वाला होता है और वो धान के साथ पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करके जो पानी, जो पोषक तत्व, जो जगह बढ़ने, फलने, फूलने के लिए हमारी फसल के पौधों को मिलनी चाहिए थी, वो स्थान वो ग्रहण कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि ये फसल के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा कर उनकी बढ़वार को प्रभावित करते हैं तथा इसके कारण हमारी फसलों की पैदावार कम होती। जी डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है कि एक श्रोता जुड़े हैं फोन के माध्यम से, पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी सर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी राजा जी। जी जैसा कि खरपतवार की बात हो रही है जी, तो ये तो मतलब किसानों के लिए सबसे मुसीबत का काम होता है कि खरपतवार को जी हाँ जी, बुआई के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य खरपतवार नियंत्रण ही करना है। तो सर मैं इसमें दो चीजें ये जानना चाहूंगा, दो चीजें जी। नंबर एक, जो दवा के सहारे से खरपतवार समाप्त किया जाता है वो ज्यादा अच्छा रहता है जी, या जो हम लोग निकाई करते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा? जी देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और अच्छा इसलिए है क्योंकि जो हमारे खेत में जो खरपतवार उगते हैं वो विभिन्न प्रकार के उगते हैं, जिनमें कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो 1 वर्षीय होते हैं, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं। जो हमारे खरपतवार नाशी हैं, कुछ खरपतवार नाशी ऐसे हैं कि वो सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित नहीं करते। इसलिए आवश्यक है कि आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि मिश्रण, जिसमें आपकी जो कल्चरल जो गुड़ाई या मैकेनिकल मेथड है वो भी अपनाएं और उसके साथ साथ खरपतवार नाशियों का भी प्रयोग करें। क्योंकि अगर आप अकेले खरपतवारी नाशियों पर निर्भर रहेंगे, हो सकता है कुछ खरपतवार इन खरपतवार नाशियों से बच जाए और पूर्ण तरीके से नियंत्रित ना हो। इसलिए आवश्यक है कि आप उसमें खरपतवार नाशी का भी प्रयोग करें, उचित मात्रा में प्रयोग करें, जितनी वह उसकी मात्रा बताई गई है, जिस समय बताया गया है और जिस विधि से बताया गया है। अगर इस तरीके से खरपतवार नाशियों का प्रयोग करेंगे और उसके साथ साथ आप निराई और गुड़ाई भी करेंगे तो आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी और खरपतवार जितने भी हैं सभी प्रकार के खरपतवार पूरी तरीके से नियंत्रित होंगे। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं वो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी, नाम बताइए सर अपना। मैं मुरादनगर से अशोक कुमार बोल रहा हूँ। जैसे कि आप मोथा के बारे में बता रहे हैं। जी जी हाँ जी। धान की फसल में मोथा जमा हुआ है जी, तो उसको जी दूर करने के लिए क्या लगाया जाए जी? जी, मैंने पहले भी बताया है, मोथा जो है बहुत ही खतरनाक खरपतवार है, क्योंकि इसका जो प्रोपागेशन होता है बीज से भी होता है और ट्यूबर से। आपने पौधा अगर उखाड़ कर देखा होगा तो इसकी जड़ों में गांठें होती हैं, उनसे फिर पौधा बन जाता है। इसलिए इसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो धान की फसल में कई प्रकार के खरपतवार नाशी आते हैं। एक खरपतवार नाश, आपने जो धान उगाया है वो डायरेक्ट सीड मतलब सीधी बुआई करके उगाया है या पौध लगाकर उगाया है? हाँ, लेकिन इसी से आप जो जिक्र कर रहे थे, इसी से जुड़ा वही सवाल था, एक मन में आ गया कि जो धान में सीधी बुआई होती है और एक रोपाई होती है, जी जी, दोनों से पहले और बाद में कौन कौन से खरपतवार आ सकते हैं और उनसे कैसे बचाव किया जाए? जी, जो धान की हम सीधी बुआई करते हैं उसमें खरपतवारों से ज्यादा नुकसान होता है, बशर्ते कि उसके मुकाबले जो हम रोपाई करके धान की खेती करते हैं। क्योंकि रोपाई करके इसका एक फायदा होता है कि हम जो खेत में पडलिंग कर लेते हैं और उस पडलिंग के द्वारा काफी खरपतवार जो खेत में होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सीधी बुआई में खेत में खरपतवारों के जो बीज होते हैं और जैसे उनको नमी मिलती है तो वो उगाते हैं। तो सीधी बुआई के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी करें, उसमें खरपतवार जो है खेत में वो नहीं रहने चाहिए। दूसरे, बुआई जब हमने धान की बुआई कर दी है तो बुआई के बाद में, बुआई के यानी कि 2 दिन बाद तक जो है काफी खरपतवार नाशी हैं, जिनमें पेंडेमिथिलीन,
ब्यूटाकलोर, इनकी 2 से 2.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद जब फसल 25-30 दिन की हो जाए, क्योंकि खरपतवार कंप्लीट कभी खत्म नहीं होते, वो फिर बाद में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो जब फसल 25-30 दिन की हो जाए धान की, तो उसमें या तो 2,4-D 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या जो काफी दूसरे खरपतवार नाशी हैं उनको प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से किसान भाई अपने खेत को खरपतवारों से मुक्त रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि किसान भाई एक उसमें गुड़ाई भी कर सकते हैं। अगर उसके पास इतनी सुविधा है कि वो जो खरपतवार नाशी निकालने के लिए इतने आदमी उपलब्ध हैं, तो वो गुड़ाई भी कर सकते हैं, नहीं तो वो खरपतवार नाशियों का प्रयोग करके खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारी जो कार्यक्रम है किसान की बात, हमारे किसान मित्र तो बहुत सुनते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये रेडियो पर आता है तो काफ़ी एक बड़ा वर्ग है हमारे लिसनर्स का, श्रोताओं का, जो खेती से सीधे तौर पर नहीं जुड़े, लेकिन उनकी दिलचस्पी कार्यक्रम सुन के काफ़ी बढ़ गई है, तो वो भी काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे श्रोता हैं, अनु है, ये मुंबई से। ये सबसे पहले तो आप सभी को, हम सभी को प्यार भरा नमस्कार कह रही हैं, तो इन्हें भी नमस्कार, और जानना चाह रही हैं कि खरीफ फसल में कौन कौन सी फसलें हैं जो आती, खासतौर पर धान के बारे में जानना चाहती हैं। जी, तो इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, खरीफ ऋतु में हमारे देश में अनाज वाली फसलें उगाते हैं हम। अनाज में जो मुख्य फसल है वो धान है। धान का हमारे देश में अगर उत्पादन देखें तो लगभग 123 मिलियन टन है, और हमारे देश में जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन धान का है, और ये एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा और स्मॉल मिलट्स दूसरे, जिनमें रागी, कुटकी, प्रोसो मिलट, चीना, ये सब शामिल है, ये सब अनाज वाली फसलें हैं। इसके अलावा दलहन फसलें खरीफ ऋतु में मुख्य रूप से मूंग, उड़द, सोयाबीन, इन फसलों को उगाया जाता है। सोयाबीन दलहन में भी आती है और तिलहन फसल में भी। और इसके अतिरिक्त तिलहन फसलों में मूंगफली, तिल, ये प्रमुख फसल हैं, जिसमें सोयाबीन भी शामिल है, ये भी खरीफ ऋतु में ही उगाई जाती हैं। इसके अलावा रेशे वाली फसलें, कपास, सनई, ये फसलें जो हैं ये भी हम खरीफ ऋतु में उगाते हैं। तो खरीफ ऋतु ऐसी ऋतु है जिसमें हर किस्म की भूमि में, हर क्षेत्र में खेती की जा सकती है, क्योंकि नमी बहुत आवश्यक होती है, और वर्षा के द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, उसके द्वारा नमी मिलती है, और जहाँ पर्याप्त नमी होती तो वहाँ खेती की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता जुड़े हमारे साथ फोन के माध्यम से, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो आरती जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी धर्मवीर जी, पूछिए अपना प्रश्न, स्वागत कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर साहब, जैसे हमारा किचन गार्डन है, हमारे कुछ पौधों में जंगली कुछ ऐसा पौधा उठाता है, क्या हम उसको भी खरपतवार माने? क्योंकि वो हमने किसी से पता किया, वो कहते हैं ये गुलमेहंदी है, वो जितनी उखाड़ देते हैं फिर दोबारा वो अपने आप आ जाती है, और उसका फूल खरपतवार में क्या लाल रंग का फूल भी आता है क्या? उसका फूल लाल रंग का आता है। देखिए, जो खरपतवार जो हम कहते हैं, खरपतवार उन पौधों को कहते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं होती, जो हमारे लिए, जहां हमने अगर किचन गार्डन में सब्जी उगाई है और उसमें दूसरे ऐसे अनचाहे पौधे उगे हैं, तो वो खरपतवार है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सब्जी उगाने का, और दूसरे प्रकार के जो पौधे उग रहे हैं उनको उगाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। तो वो हमारी जो सब्जी है, जो उनके पौधे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो पौधे सभी जो स्वतः उग रहे हैं वो हमारे लिए खरपतवार है। जी, कहीं ना कहीं वो जो मुख्य फसल होती है उसकी वो जो पोषक तत्व है वो खरपतवार के पास चले जाते हैं। जी, काफी जी। कुछ, और वो कहीं ना कहीं मैंने ये भी जाना था पिछले कुछ कार्यक्रमों के दौरान कि जो उनके रोग और कीटनाशक है उनको भी वो छाया देते हैं, मतलब पालते हैं एक तरह से। हाँ जी, खरपतवार केवल हमारी फसलों को नहीं नुकसान पहुंचाते, बल्कि वो, जैसा आपने बताया, कई खरपतवार ऐसे हैं जो
कीटों को, बीमारियों को इनको शेल्टर देते हैं। इसके अलावा खरपतवार जो मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होते हैं, जैसे पार्थेनियम हिस्टोफोरस, जिसको जनरली कांग्रेस घास भी कहते हैं, उससे कई बीमारी होती है, जैसे हे फीवर होता है, खुजली है, तो ऐसा ही आर्जीमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी, तो कई प्रकार के ऐसे खरपतवार हैं जो मनुष्य और पशुओं के लिए भी हानिकारक होते हैं। बिल्कुल। और आपने जैसा कि आरती ने पूछा था कि कुछ ऐसे खरपतवार भी होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं जी, और आपने उनको बारे में भी बताया कि जो हानिकारक भी होते हैं। एक आम धारणा ये है डॉक्टर साहब कि ज्यादातर खरपतवार हानिकारक होते हैं और उनका जो हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो रासायनिक और जो का प्रयोग करते हैं और दूसरा छिड़काव भी करते हैं। जी। आपकी नजर में क्या कोई तीसरा विकल्प भी हो सकता है जिसके वजह से, जिसका प्रयोग करने से खरपतवार की समस्या का समाधान मिल जाए? ये आपने बहुत अच्छा बताया कि खरपतवार जो हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी। बिल्कुल। हानिकारक तो इस तरीके से है कि वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी उपज को प्रभावित करते हैं। लाभदायक कई तरीके से लाभदायक भी हैं, क्योंकि खरपतवार काफी ऐसे भी हैं जिनको चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, काफी खरपतवार ऐसे हैं जैसे बथुआ है या चौलाई है जिनको सब्जी के लिए प्रयोग करते हैं, काफी खरपतवार जैसे कांस, मूंज, ये ऐसे हैं जिनकी झोंपड़ी बनाने या फेंसिंग करने के काम आते हैं। तो खरपतवार बहुत से ऐसे हैं जिनके काफी फायदे भी हैं। जहां तक आपने खरपतवार नाशियों की बात की है, मैं तो किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि एक कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो हम पहले ही ऐसी सावधानी बरतें कि हमारे खेत में कम से कम खरपतवार हो गए। उसके लिए आवश्यक है हम खेत की तैयारी करें। इसके साथ साथ जो बीज बोए वो बीज साफ हो, उसमें खरपतवारों के बीज ना शामिल हो। जो हमारी पानी देने की नालियां हैं वो साफ हों। जो हम गोबर की खाद डालते हैं वो अच्छी प्रकार से सड़ी हुई हो, क्योंकि काफी खरपतवार के बीज गोबर की खाद द्वारा भी खेत में पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त जो हम मशीनें प्रयोग करते हैं वो साफ होनी चाहिए। और जहां तक हमारे खेत के चारों तरफ का प्रश्न है, क्योंकि हम अपने खेत में तो खरपतवार नियंत्रित कर लेते हैं लेकिन चारों तरफ के खरपतवार नियंत्रित नहीं करते, इसलिए हवा आने से उनके बीज खेत में चले जाते हैं। इसलिए चाहिए कि अपने चारों तरफ की मेंढ भी सफाई रखें। जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता जुड़े हैं फोन के माध्यम से, जानते क्या कह रहे हैं वो। हेलो, तो तरम बोल रहा हूँ गाजियाबाद। जी पूछिए अपना प्रश्न। जी मैं ये पूछ रहा था, मोथे के बारे में पूछ रहा था। हमने अरबी लगा रखी है तो उसमें मोथा खतरनाक होता है, नलाई करते करते। जी, आपका जो मोथा है, अगर जिस जमीन में फसल नहीं है तो उसके लिए सबसे अच्छा नियंत्रण है मोथा का कि एक हर्बिसाइड आता है ग्लाइफोसेट, आप उसका छिड़काव कर दें। लेकिन ध्यान रहे कि ये ग्लाइफोसेट जो है ये आपकी फसल के पौधों को भी मार देगा। ये केवल उसी में छिड़काव करना है जहां पर आपकी फसल नहीं है, या आप बागान में छिड़काव कर सकते हैं या घर के रास्ते के आसपास छिड़काव कर सकते हैं। जिस खेत में फसल है उसके लिए एक खरपतवार नाशी है जिसका नाम है हेलोसल्फुरोन। हेलोसल्फुरोन ये बहुत अच्छा खरपतवार नाशी है और खास तौर से मोथे को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही प्रभावी है। आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ज्यादा क्षेत्र में आपके पास ज्यादा क्षेत्र नहीं है, किचन गार्डन है, तो उसमें आप मैनुअली या खुद जो खुरपी से या कस्सी से उसके जो ट्यूबर्स हैं उनको निकाल दें, तभी मोथे का पूर्ण नियंत्रण होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे आपके द्वारा दी जा रही, हम तक पहुंच रही है, हमारे किसान मित्रों तक। इस जानकारी को और आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अरुणेश अभी एक छोटे से संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने का समय हो गया है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग
एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। कार्यक्रम किसान की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात चल रही है खरीफ कालीन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में और किस तरह से आप इनसे बचाव कर सकते हैं अपनी फसलों का। और इस पर सारी बातें करने के लिए हमें जो राय है वो बताने के लिए डॉक्टर राज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और काफ़ी कुछ बताया डॉक्टर साहब आपने, लेकिन जब बात अभी क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी अंतिम पड़ाव पर है, तो दलहनी फसलें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी खरीफ फसलों में। तो इनमें जब खरपतवार की बात होती है तो किस तरह से इनका नियंत्रण किया जाए, क्योंकि काफी आघात पहुंचता है इन्हें भी खरपतवार से। जी देखिए, दलहन फसलें हैं हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 27 मिलियन टन दलहन का उत्पादन हो रहा है, लेकिन अभी भी हमको कुछ दलहन जो अपनी आवश्यकता के लिए इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इसलिए आवश्यक है कि हम दलहनों का उत्पादन बढ़ाएं और उसमें उचित खरपतवार नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। तो इस खरीफ ऋतु में जो प्रमुख दलहन फसलें हैं, जिनमें अरहर, मूंग,
उड़द, ये मुख्य दलहन फसलें हैं। इनमें खरपतवारों से जो नुकसान होता है, जो हानि होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि फसल की बुआई के 2-3 बाद तक जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स हैं, जिनमें पेंडिमिथिलिन की 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल की बुआई के 2-3 बाद तक छिड़काव करते हैं। इसके बाद जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो खरपतवार नाशी है, जिसका नाम इमेजाथाइपर है या क्यूजालोफॉफ है, इन खरपतवार नाशियों को फसल की बोने के 20 से 25 दिन बाद तक जो है छिड़काव कर सकते हैं। और अगर संभव हो सके तो किसान भाई उसमें एक गुड़ाई द्वारा भी खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें और जो खरपतवार जिससे फैलते हैं, जो मैंने पहले भी बताई है, उनका ध्यान रखें, तो जो दलहन फसलों में लगभग 20 से 50% तक खरपतवारों से नुकसान हो जाता है, उसको बचाया जा सकता। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। डॉक्टर साहब क्षमा चाहता हूँ, मैं आज के प्रोग्राम से अलग कुछ बात पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैंने लौकी के पौधे लगाए हुए हैं, उन पे 15 दिन से फूल आ रहा है और सूखे जा रहा है, लौकी नहीं बन रही। जी बिल्कुल, आपके इस सवाल का जवाब डॉक्टर साहब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना नाम और कहाँ से आप फोन कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र है जी, प्रताप नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी आपने जो लौकी लगाई है, पहले तो आप उसकी पहले जांच करें कि आपने अच्छी किस्म लगाई या नहीं। कहीं ऐसी किस्म तो नहीं लगाई कि इस कारण उसमें जो फल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा उसमें जो पोषक तत्व हैं, जो आपको उचित मात्रा में पोषक तत्व देने चाहिए थे, उनका ध्यान रखें। और अगर समय से, क्योंकि आप निराई गुड़ाई भी करें, तो निश्चित रूप से आपके फसल में जरूर फल आएंगे। डॉक्टर साहब, जब किचन गार्डनिंग की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कौन सी किस्म लगा रहे हैं क्या, बस बीज कहीं से मिलते हैं लेते हैं, ज्यादातर जो बहुत ध्यान नहीं रखा जाता है। हाँ जी, किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले जरूरी है कि किस्म का ध्यान रखें। और अब हम ये चाहेंगे कि आप छोटा सा कमेंट हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताइए। जिस तरीके से नेचुरल फार्मिंग होती है, तो क्या वैसे ही जैविक खेती में भी खरपतवार की समस्या होती है, उसका समाधान क्या है? जी हाँ जी, आपने बहुत सही बताया। जैविक खेती में भी खरपतवार की काफी समस्या होती है, लेकिन इसमें हम खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि जो हमारे मैकेनिकल मेथड्स हैं, जैसे गुड़ाई, निराई या मल्चिंग, जो बिछावन है, या हम मैनुअली जो है उनको निकाल सकते हैं, या ऐसी फसल उगाएं जो काफी फैलने वाली हो और खरपतवारों को दबा दें। इस प्रकार से नियंत्रित किए जा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ने बता ही दिया हम सबको भाई किस तरह से खरीफकालीन फसलों में खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है। डॉक्टर राज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत। तो कार्यक्रम अब बिल्कुल अपनी अंतिम दिशा की तरफ है, तो आज का कार्यक्रम उम्मीद है आप इससे पूरा लाभ लेंगे। मैं आरती और मैं अरुणेश आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।